जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 6 एंड 7 अक्टूबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 5 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, ये उसके आंसर्स हैं BAA। और ये आपके आज के क्वेश्चंस रहेंगे। ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, इतने थे नहीं, फिर भी 2 हमने MCQ फॉर्म कर दिए और ये मेंस बेस्ड रहेगा। ऊपर से ये क्वेश्चन क्यों है भाई? तो देखो, UPSC का PYQ था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के बजाय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही उड़ा के नहीं दे देता हूँ, थोड़ा सा मैचिंग करके देता हूँ कि हाँ भाई थोड़े से हम रेलिवेंट क्वेश्चन लिखें। ठीक है, ओके। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो आपका आंसर भेजना है वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप के चैट ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसी को देखेंगे। तो देखो, बड़ी न्यूज़ में यही एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी बड़ी न्यूज़ में इतना आज कुछ दम है नहीं, तो देख लेते हैं जल्दी। सबसे पहले भाई जैसे हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था, ठीक है, मंगलयान, वैसे ही हम वीनस पे भी अपना भेज रहे हैं। वीनस ऑर्बिटल मिशन इंडिया का ये पहला मिशन होगा जो कि वीनस के लिए जाएगा। ठीक है, लॉन्च डेट इसकी क्या है? तो मार्च 2028 में हम भेजने वाले हैं, और ये 112 दिन लेगा वीनस तक पहुंचने के लिए। हम कौन से व्हीकल के थ्रू भेजने वाले हैं? तो LVM-3 के थ्रू भेजने वाले हैं। अब ये LVM-3 है, तो LVM-3 में कौन कौन से स्टेजेस है? ये व्हीकल है ना, व्हीकल क्या होता है पता है? ये ऐसा जो आपने देखा होगा फोटो में कि यहाँ से नीचे से आग निकलती है और यहाँ पे जहाँ अपना मेन जो भी सैटेलाइट है वो ऊपर रहता है, बाकी तो रॉकेट ही रहता है। वो जो रॉकेट है ना, उसको ही हम बोलते हैं व्हीकल। अभी हर एक व्हीकल ना जो भी हम बनाते हैं वो स्टेजेस में बनता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो जो LVM है ना वो 3 स्टेज का है, 3 स्टेज व्हीकल है, 1, 2, 3। जो सबसे नीचे वाला स्टेज है वहाँ में हम सॉलिड फ्यूल डालते हैं, बीच वाले में लिक्विड फ्यूल डालते हैं, और ऊपर वाले में गैशियस यानी कि क्रायोजेनिक डालते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक स्टेज है ये। सबसे नीचे सॉलिड फ्यूल क्यों रहता है भाई? ज़्यादातर आप 99.99% में नीचे सॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड एकदम डेंस होता है, और नीचे वाला स्टेज है सबसे पहले हमें इसी को ही यूज़ करना है। तो जो अर्थ से हमें बाहर लेके जाएगा ना, वो यही स्टेज लेके जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर इसी में होता है, सॉलिड फ्यूल है। ओके, तो सबसे ज़्यादा नीचे सॉलिड होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर होता है। दैट्स इट। उसमें जो भी फ्यूल के पार्टिकल्स हैं वो एकदम स्ट्रांगली बाइंड है। तो जो हमारा LVM-3 है वो 3 स्टेज व्हीकल है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? तो हम एग्जामिन करेंगे डस्ट जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर है वीनस के अंदर। ठीक है, फिर उनकी टोपोग्राफी को हम एग्जामिन करेंगे, फिर उसके स्पेक्ट्रोमीटर्स बनाएंगे, उनके सब सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक को एग्जामिन, मतलब सब कुछ देखेंगे इन शॉर्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑल्सो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि टेस्टिंग, एरोबैक ब्रेकिंग, थर्मल मैनेजमेंट टेक्निक। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है ये कौन सी टेक्निक है। एरो ब्रेकिंग लिखा हुआ है, एरो ब्रेकिंग, तो कुछ ब्रेक जैसा है। ठीक है, तो देखो कोई भी हम दूसरे प्लानट में कोई अपनी सैटेलाइट भेजते हैं तो उनका एटमॉस्फेयर अचानक से चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस सैटेलाइट को स्लो डाउन करना रहता है कि एकदम तेज़ी से ना जाए, हल्का सा ब्रेक लगा के लगाते जाए। यही है एरो ब्रेकिंग टेक्निक। दैट्स इट। ठीक है, आगे भाई इसके अंदर 19 पेलोड होंगे, रिकमेंडेड है, और चेंजेस आ सकते हैं, और एक इंटरनेशनल पेलोड भी होगा। ठीक है, ये 19 के अंदर ही। बाकी और कौन कौन से पेलोड होंगे देखो, काम का है नहीं। पेलोड मतलब अंदर क्या भरा जाएगा, अभी काम का नहीं है, क्योंकि बहुत देर है, अभी इतना बदलेगा कि पूछो मत। बट हाँ, ये जो नाम है उसको हम याद रख लेते हैं कि अदर पेलोड्स में भाई एक विश्वास है, एक रवि है, और एक विरल है। और ये कौन डेवलप कर रहा है? तो रशिया डेवलप कर रहा है। दैट्स इट। इतना ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारे हिंदी नेम होते हैं वो शायद पूछ ले वो। दूसरे भाई, वीनस के कौन कौन से मिशन हैं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में कौन कौन से चल रहे हैं या फिर हो गए हैं? तो भाई नासा ने लॉन्च किए हुए हैं पायोनियर वीनस, ये 1978 में पहला लॉन्च हुआ था। फिर रशिया यानी कि USSR ने लॉन्च किया हुआ था वीगा या फिर वेगा। फिर यूरोपियन स्पेस स्टेशन का वीनस एक्सप्रेस, फिर जापान का अकात्सुकी, फिर फ्यूचर्स मिशन जो एक्चुअली आपको याद रखने हैं, पहले हो गए वो तो हो गए, छोड़िए। फ्यूचर में कौन कौन से हैं? तो नासा के 2 हैं, दा विंची और वेरिटास, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है वीनस। अब इसको याद रखोगे, ठीक है ना। एक है हमारा दा विंची, एक है वेरिटास, और यूरोप का एनविशन।
ये बीच वाला आपका बिल्कुल काम का नहीं है, इसलिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। देखो कायदे से काम का है, बट ये बहुत बदलेगा क्योंकि 2028 में भेजने वाले हैं और चेंजेस आते रहेंगे, इसलिए अभी इसको रट्टाबाजी मत कीजिए, ये रट लीजिए, उससे अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी हम शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे क्योंकि बड़ी न्यूज़ से ज़्यादा शॉर्ट न्यूज़ में काम की चीज़ें हैं। सबसे पहला है हमारा ड्राई पोर्ट। अभी ड्राई पोर्ट क्या होता है भाई, जो भी हमारा इनलैंड पोर्ट है, मतलब जनरल नॉर्मल पोर्ट है, ठीक है, उससे कोई हम इनलैंड पोर्ट को जोड़ दें, वही है ड्राई पोर्ट। यानी कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये समंदर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल पोर्ट है और यहाँ पे जो भी कंटेनर आता है वहीं पे उतरता है, वहीं पे ऐसे बड़े बड़े शिपमेंट होते हैं। अभी समझ लीजिए यहाँ पे बहुत सारा सामान भर जाता है तो फिर कामकाज दिक्कत हो जाएगी ना, तो हम इसी को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे एक ड्राई पोर्ट बना देते हैं, इनलैंड पोर्ट बना देते हैं। ड्राई पोर्ट इनलैंड पोर्ट इज सेम। इधर इन शॉर्ट क्या होगा, जो ये माल सामान एक्स्ट्रा पड़ा होगा ना, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या फिर जो बाहर से माल सामान आ रहा है उसको पहले इधर रख दिया जाएगा, फिर इधर से उठा के पोर्ट पे बेच के जहाँ पे भी भेजना हो। तो इन शॉर्ट ये ऐसा समझ लीजिए कि स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस बना दिया है, ठीक है। मेन इसमें भी क्या होता है कि जो माल सामान आना है जाना है वो पोर्ट की तरह ही क्लियरेंस लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, समझ गए आप, राइट। तो इनलैंड टर्मिनल दैट मीन टू बी प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू सी पोर्ट बाय रेल और रोड, ये रेल और रोड से जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होता है, तो कंटेनर पोर्ट होता है, फ्राइट स्टेशंस होते हैं, और फ्राइट स्टेशंस भी एयर फ्राइट स्टेशन भी होते हैं और कंटेनर फ्राइट स्टेशन भी होते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब समझ गए, वही काफ़ी है। तो जो मेन पोर्ट से छोटे पोर्ट जोड़े जाए, इनलैंड पोर्ट जोड़े जाए जहाँ पे हम सामान रख पाएँ, वो है ड्राई पोर्ट या फिर इनलैंड पोर्ट। ओके, फिर नेक्स्ट वी शोराड या फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। देख लीजिए अभी इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा न्यूज़ में रह रहा है काफ़ी टाइम से। तो भाई ये जो वी शोराड है या फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक मैन पैड है। मैन पैड क्या होता है कि बंदा अपने कंधे पे रख के इसको चला सकता है। ये ना ऐसे ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, बड़ा कैनिस्टर बेस, इसके अंदर होती है मिसाइल और ये हैंडल होता है यहाँ पे दो। आप अपने कंधे पे रखिए इसको, ऐसे इधर से उड़ जाएगा और जैसे ही फायर ट्रिगर दबाएंगे यहाँ से ये मिसाइल यूँ छूटेगी और हवा में जाएगी। अभी फ़ायदा क्या है कि अगर सामने से कोई मिसाइल आ रही थी तो आप इसको सामने छोड़ के न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई हेलीकॉप्टर है, प्लेन है जो कि दुश्मन का है, उसमें आप मार के न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा समझ लीजिए बंदूक ही है, बट बड़ी बंदूक है जो एयर में काम करेगी। हवा के जो निशाना होगा उसमें हवा में आपको निशाना लेना है और उनको मारना है, दैट्स इट, ठीक है। किसने बनाई है, तो DRDO ने बनाई है, सॉरी DRDO ने ही बनाई है। और साथ इसके कौन था, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन पार्टनर्स एंड विथ कोलैबोरेशन विथ एक और संस्था थी, रिसर्च सेंटर एमिराट्स। ओके, ठीक है। इट मीन्स टू न्यूट्रलाइज लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंज। हाँ, ये शॉर्ट रेंज पे काम करता है ना, नाम ही शॉर्ट रेंज है, तो जो भी हवा में शॉर्ट रेंज पे होगा वहाँ पे ये काम कर लेगा। फिर ये एम्प्लॉय करता है डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर और स्टेट ऑफ आर्ट अनकूल नहीं याद रखने का ज़रूरत है, ठीक है। इन शॉर्ट इसका काम आपने देख लिया। न्यूज़ में क्यों था, तो इसकी हमने सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी 4th जनरेशन की, इसलिए न्यूज़ में था। ओके ग्रेट, आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स। अभी देखो नाम से पकड़ो, क्रेडिट क्या होता है, कोई भी चीज़ क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है ना। और यहाँ पे क्रेडिट है बायोडाइवर्सिटी का, बस तो वही पकड़ लीजिए। इसमें भाई कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसको हम अलाउ करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन के लिए पैसा बांटना, दैट्स इट, कि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करो। इन शॉर्ट देखो एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। समझ लीजिए कि मेरी एक कंपनी है ABC कंपनी, ठीक है, और इसको अपना कामकाज करने के लिए 10 हेक्टर फॉरेस्ट को हटाना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट का नुकसान कर रहा हूँ, अगर मैं नुकसान करूँगा तो मेरे ऊपर पेनल्टीज़ लगेगी, ठीक है ना, बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए होंगे। तो मुझे ये चीज़ पता है, मैं क्या करता हूँ कि इस नुकसान करने से पहले ही मैं किसी और जगह जहाँ पे मैं कर सकता हूँ वहाँ पे ना मैं 20 हेक्टर जंगल उगा दिया, 20 हेक्टर में अपने पेड़ उगा दिया। तो अभी मुझे ना इसका क्रेडिट मिल गया कि भाई 20 हेक्टर इसके मेरे पास क्रेडिट है कि मैं चाहूँ तो 20 हेक्टर तक नुकसान कर सकता हूँ। अभी देखो किधर भी चलता है कि हो सकता है कि मैंने फॉरेस्ट उगाया था दिल्ली में और मैं जो काटना कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मुंबई में, चलेगा। इन शॉर्ट मैंने 20 हेक्टर उगाया तो मुझे 20 हेक्टर तक नुकसान करने की परमिशन मिल गई, दैट्स इट। तो ये भाई इनडायरेक्ट ऐसा ही है कि आप जो भी नुकसान कर रहे हो ना एनवायरनमेंट का,
उसको आप ख़रीद लो पहले, फिर करो। मतलब जो मैंने उगाया उसको मैं चाहूँ तो मैं तोड़ सकता हूँ, हालांकि अलग अलग जगह चल सकती है, ठीक है। इसमें देखो फ़ायदा क्या है कि समझ लीजिए ABC कंपनी को तो जंगल की ज़रूरत थी ही थी, बट उसने कोई जंगल उगाया है नहीं कभी भी। जबकि एक राजू भाई है, ठीक है, राजू ने 50 हेक्टर उगा के रखा है। तो राजू के पास 50 हेक्टर के बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट पड़े हुए हैं। अभी ये राजू चाहिए ना तो ABC कंपनी को बेच सकता है कि भाई मेरे पास 50 हेक्टर के क्रेडिट हैं, आपको चाहिए तो ले लीजिए। तो ABC बोलेगी ठीक है भाई, मुझे 10 हेक्टर का दे दीजिए, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ट्रेडेबल भी है कि किसी एक के पास से दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि जो भी प्राइवेट फर्म होती है ना, उनको इंकरेजमेंट मिलता है कि यस, हमें ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो यही है ना कि इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू फाइनेंस एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। यस, होगा ही ना। अब सोचिए, इससे जो भी पेड़ काटना शाटना है, जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान करना है, तो उससे पहले आप खुद उसका फ़ायदा कराओ फिर करो। मतलब न्यूट्रलाइज तो रहे ही, एक्सेस में नुकसान ना हो जाए। आप समझ गए, ठीक है। फंक्शन कैसे होता है? तो स्टेक होल्डर है भाई, सप्लाई क्रेडिट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है उसके सामने आपको। फिर साथ ही साथ ये ट्रेड भी कर सकते हैं, परचेज दिस क्रेडिट बाय कंपनीज। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है ना, पूरा का पूरा आप समझ गए। जैसे बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट काम करता है ना, सेम टू सेम कार्बन क्रेडिट काम करता है। कार्बन क्रेडिट, बस जैसे बायोडाइवर्सिटी था, यहाँ पे आप ले लीजिए कार्बन, कि बंदे ने कार्बन कितना एमिशन किया है, कार्बन कैप्चर कितना, कि इधर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हम उगा रहे थे पेड़, यहाँ पे हम कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं, और फिर कि जिसको भी एमिशन करना है वो इससे खरीद सकता है। सेम टू सेम मैकेनिज्म है, ठीक है, पर है कार्बन यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ब्लैक कार्बन। देखो, आप कोई भी वुड या फॉसिल फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन करते हो, मतलब पूरी तरीके से उसको यूज़ नहीं करते हो, तब ब्लैक कार्बन फॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का कंबशन फुल्ली कीजिए। और ये ब्लैक कार्बन ना बड़ा डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि CO2 जितना वार्मिंग करता है ना, ग्लोबल वार्मिंग, उससे 1500 गुना ये वार्मिंग करता है। आप सोचिए, 1500 टाइम्स, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है ब्लैक कार्बन, ठीक है। इवन जो PM पार्टिकल्स होते हैं, PM 2.5, PM 10 एसेट्रा, और PM 2.5 के अंदर जो मेन कंपोनेंट रहता है वो ये ब्लैक कार्बन रहता है। हम इसके ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों नहीं करते हैं पता है? कि ये शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। मतलब कि एक बार ये रिलीज़ होता है ना, तो जीत मतलब एनवायरनमेंट में कुछ टाइम के लिए रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 से लेकर 12 दिन के लिए। और देखो, इसी के लाइफ स्पैन को आप CO2 से कंपेयर करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है? तो अप्रॉक्सीमेटली 300 से लेकर 1000 साल तक ये रहता है। आप सोचिए कितने टाइम तक रहता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे है ये, तो 300 से 1000 तक रहता है, ठीक है। और क्या भाई बताया है? तो क्या क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिजन विद इन UNEP हमने बनाया हुआ है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है ना, उसको हटाना एनवायरनमेंट से, जैसे कि मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मतलब जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन होता है ना, वो, क्योंकि ग्राउंड लेवल का ओजोन ख़राब होता है, जबकि जो ऊपर ओजोन होता है एटमॉस्फेयर में वो अच्छा होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है UV रेज से। आप टोटली समझ गए हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो भाई ब्लैक कार्बन क्या है, ब्लैक कार्बन कैसे बनता है, वो कब तक एनवायरनमेंट में रहता है और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, और भाई उसको हटाने के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, तो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिजन, ठीक है। न्यूज़ में अभी क्यों था भाई? तो रिसेंटली स्टडी से पता चला कि जितना भी ब्लैक कार्बन आ रहा है ना, उसका 10% सिर्फ रेसिडेंशियल इमिशन से आ रहा है, वो भी केरोसिन के कंबशन से। अभी ये केरोसिन कहाँ पे यूज़ होता है? जो केरोसिन लैंप होता है ना, छोटे छोटे, आपने लाइटन देखे होंगे, उससे। अभी कायदे से आप उधर बिजली पहुँचा देते तो ये होता ही नहीं, पर हमारी गवर्नमेंट बिजली नहीं पहुँचा पा रही है, तो फिर इतना इसका तो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है द 9 सब फैमिली ऑफ बटरफ्लाई। तो देखो, इट इज़ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई, जिसके अंदर भाई ब्लू टाइगर, डार्क ब्लू टाइगर, डबल ब्रांडेड क्रॉ, कॉमन क्रॉ, ये सब आ जाता है, ठीक है। ये भाई न्यूज़ में क्यों था? तो ये इनका ना माइग्रेशन टाइम बाय टाइम होता रहता है। अभी के लिए माइग्रेशन हुआ था, इसलिए न्यूज़ में था। क्या, किधर माइग्रेशन हुआ था? तो वही तमिलनाडु में।
देखो इनकी पैटर्न क्या रहती है माइग्रेशन की, कि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारा आने वाला होता है तब ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट की ओर आ जाते हैं, ठीक है। और जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तब वेस्टर्न घाट से वरी से ईस्टर्न घाट की ओर चले जाते हैं। तो देखो कॉमन है कि ये हमारा इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, जब नॉर्थ ईस्ट बाजू से मानसून आता है, इस बाजू से मानसून आता है, तब वो यहीं पे होते हैं ईस्टर्न घाट वाले एरिया में और प्लेन्स में। तो जब इधर से मानसून आता है तो यहाँ से वो उठ के इधर रहने लगते हैं, ठीक है, लेफ़्ट बाजू। और जब लेफ़्ट बाजू मानसून आता है तब वो वरी राइट बाजू रहने लगते हैं। दैट्स इट। इन शॉर्ट मानसून जिस तरफ आएगा उधर से वो लोग भागेंगे और शांति वाले एरिया में चले जाएंगे। ओके, फिर है भाई एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड्स। ओके, अभी देखो ये क्या है, तो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ने अपनी रिपोर्ट बाहर निकाली, उसमें बोला कि 610 बर्ड स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है पिछले 1,30,000 सालों में। अभी कौन कौन सी एक्सटिंक्ट हुई है, एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, दिख ही नहीं रही है हमें। तो भाई डोडो मॉरिशस की बर्ड है। आप ना इन सब की पिक्चर्स देख लेना ताकि आपको याद रहे, और ये बहुत ही फेमस बर्ड है। फिर एप्रियोनिमिस मैक्सिमस मेडागास्कर की बर्ड है। इसको ना हम एलिफेंट बर्ड्स भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये फ्लाइटलेस थी, साथ ही साथ ये लार्जेस्ट बर्ड थी। आप सोचिए ये 3 मीटर तक लंबी हो सकती थी। 3 मीटर मतलब 2 इंसान आप जो भी बड़े बड़े हैं उनको खड़े कर दो तब जाके 3 मीटर होगा। मतलब समझ लीजिए 2 अमिताभ बच्चन खड़े हैं तो इतनी बड़ी बर्ड। तो और ये भी हमने एक्सटिंक्ट करवा दी, ठीक है। चलो आगे। फिर अदर बर्ड्स जैसे कि कोई, मोआ बर्ड्स, फिर नॉर्दर्न अमेरिका माइग्रेटरी पैसेंजर पिजन, ये सारे आपको याद रखने। और ये खास याद रखना, देखो मैं अपने आप से बोल रहा हूँ मोआ बर्ड्स क्यों, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ना न्यूज़ में था मोआरी हक्का, मेरा स्पेलिंग पता है शायद गलत हो सकता है, मोआरी हक्का या फिर मौरी हक्का। ये ना न्यूजीलैंड का ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें ये कुछ गाना बाना गाते हैं, एक्टिंग करते हैं साथ में। और रिसेंटली न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में एक लड़की ने ये मौरी हक्का पेश किया था, इसलिए तो इसी के नाम से ये बर्ड का नाम जॉइंट हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है। और ये दो भी, ये भी फेमस है, तो इनको तो याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। तो डोडो, एप्रोनोमिस मैक्सिमस, मैक्सिमस से ही आपको पता चल जाएगा बड़ी है, और ये मौरी हक्का वाली मोआ बर्ड्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी न्यूज़ में ना इतना दम है नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस शॉर्ट में कर रहा हूँ आज। फिर है यूनिफाइड जेनोमिक चिप। देखो इन शॉर्ट ये टेक्नोलॉजी है यूनिफाइड जेनोमिक चिप्स। इसके अंदर ना 2 टेक्नोलॉजी है, एक तो गाउ चिप और दूसरा महिष चिप। इन शॉर्ट गाउ चिप हम यूज़ करते हैं कैटल के लिए और महिष चिप का यूज़ करते हैं बफेलो के लिए। इसका यूज़ करते हुए आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी कैटल आपकी हाई क्वालिटी कैटल है, ठीक है। मतलब किससे आपको ज़्यादा दूध मिल सकता है, कौन ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, एसेट्रा। अभी समझ लीजिए हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि किसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी अच्छी है। फिर क्या करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे इंडिजीनियस सेक्स शॉर्टेड टेक्नोलॉजी। तो इसमें ना हम फार्मर को सेक्स शॉर्टेड सीमन प्रोवाइड करेंगे कि जो सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल काऊ प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो ह्यूमंस के अंदर होता है ना कि एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी होता है। और ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसे क्रोमोसोम्स प्रोवाइड करेंगे, सीमन ऐसा होगा, स्पर्म ऐसा होगा जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ फीमेल काऊ से पैदा हो सके। दैट्स इट। इसका फ़ायदा क्या होगा, तो भाई ज़्यादा फ़ायदा तो फीमेल काऊ में ही है, तो वही फ़ायदा देगी, इसलिए। ओके, फिर लास्ट मोटर न्यूरॉन डिजीज़। और देखो मैंने ना इस जल्दबाजी में लिखा नहीं है कि कौन कौन से PYQ के पार्ट थे, तो ये PYQ की थीम के बेस है, ठीक है। ये एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड का नाम पूछा जाता है, तो ये PYQ की थीम के बेस्ड है। फिर ये पोर्ट का नाम, तो पोर्ट तो ऑलरेडी PYQ का पार्ट ही था, पोर्ट पहले पूछा गया है कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है। फिर ये ब्लैक कार्बन जैसे भी पूछे गए हैं, शायद मीथेन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है PYQ में। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट, तो भाई पहले हमारा आ गया है ग्रीन वॉशिंग करके 2022 में ही, इसी के जैसी टर्म, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। PYQ थीम, और ये तो ऐसे ही पूछा जाता है, और ये सब इजी होते हैं क्वेश्चन टैकल करने के लिए। ओके चलिए अभी नीचे देख लेते हैं ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ क्या होता है। पहले भी हमने शायद कवर किया है, फिर से। तो ये भाई ऐसा डिजीज़ है, ये सबसे पहले यहाँ से लाइन से देख लो, ग्रुप ऑफ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़। देखो नाम क्या है, न्यूरो
मतलब जो हमारा नसों के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन होता है बॉडी का, और ये डीजनरेटिव मतलब उसको ये ख़त्म कर रहा है। तो न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ इन विच मोटर नर्व्स इन स्पाइन एंड ब्रेन लूज फंक्शन ओवर टाइम, मतलब जिधर जो भी हमारी बॉडी फंक्शन करती है वो ब्रेन के थ्रू और स्पाइन के थ्रू कर सकती है, और यही अगर काम करना बंद कर देंगे तो हमारी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी। आपको फेमस अगर पर्सन पता हो तो स्टीफन हॉकिंस, आपने देखा डेफिनेटली होगा, ये सिर्फ और सिर्फ चेयर पे पड़े रहते थे, पर इतना अच्छा दिमाग इनका चलता था तो बैठे बैठे भी वो पूरा स्पेस खोद देते थे। तो भाई स्टीफन हॉकिंस क्या, तो इनको यही मोटर न्यूरॉन डिजीज़ था। ओके, अब ये मोटर नर्व्स जो होती है ना, वही सब कुछ हमारा कंट्रोल करती होती है कि सॉरी यार, कि जो चलना उठना बैठना सब कुछ काम मोटर नर्व ही करती है, और ये मोटर नर्व ही ख़राब हो गई तो आपका सब कुछ ख़राब हो गया, ठीक है ना। ओके, इसमें भी 3 टाइप्स होती है, एक एमीट्रॉफिक लैटरल स्लेरोसिस, फिर दूसरा प्रोग्रेसिव बल्वरीप्लास, और तीसरा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। क्या ये याद रखने की ज़रूरत है कौन सा किस में होता है? बिल्कुल नहीं याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ न्यूरो डिजीज़ का डिजीज़ याद रखना है इनमें। ओके ठीक है, अभी लास्ट न्यूज़ हमारी रानी दुर्गावती से रिलेटेड। देखो इससे पहले भी कई बार जो पर्सनालिटी न्यूज़ में रही ना, उसमें क्वेश्चन आ गया है हमारा, तो पॉसिबल है कि इस बार भी आ जाए, क्योंकि रानी दुर्गावती सिर्फ इस साल नहीं, पिछले साल भी न्यूज़ में थे। पिछले साल क्या किया था हमने, एमपी में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना दिया था, और पिछले साल ही टाइगर रिजर्व बनाया था, और पिछले साल ही हमने ये जो आप देख रहे हो स्टैच्यू आपके सामने, ये हमने पिछले साल ही बनाया है, ठीक है। कहाँ पे? तो एमपी में बनाया हुआ है, और इस साल फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उसको 500 साल हो गए हैं। अभी देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इनकी। तो सबसे पहले कि रानी दुर्गावती, इनका बॉर्न हुआ था कलिंजर यूपी के अंदर। ये चंदेला डायनेस्टी से थी, मतलब इनके पिता चंदेला डायनेस्टीज ऑफ महोबा से थे, और वो मुग़ल एम्परर अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। ओके, देखो चंदेला यही डायनेस्टी है जिन्होंने खजुराहो टेम्पल्स बनाए हैं, ठीक है। खजुराहो के टेम्पल्स है ना, चंदेला नहीं बनाए थे। ये जो चंदेला थे वो अप्रॉक्सीमेटली 9 से लेकर 12 सेंचुरी तक रूल किए थे, अप्रॉक्सीमेटली है, पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है डायनेस्टी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चलती रहती है, बट यूजुअली आंसर में आप क्या लिखोगे तो 9 to 12 सेंचुरी। ओके, फिर भाई दुर्गावती जी की शादी करवा दी जाती है गोंड किंगडम के एक राजा थे उनके साथ, उनकी डेथ हो जाती है सून, और जब डेथ हो जाती है तो जो भी राज्यभार है वो अपने हाथ में ले लेती हैं, ठीक है, फिर वो खुद चलाते हैं। इनके ऊपर बाज बहादुर रूलर ऑफ मारवा अटैक भी करते हैं, बट ये ईजिली तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, बट इनको हरा देती है, इन शॉर्ट बाज बहादुर को हरा देती है। और ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो तारीख है फिरिश्ता बुक थी पर्शियन, वहाँ पे ये मेंशन है। तो इससे पता चलता है कि रानी दुर्गावती वॉज एक्चुअली ए पावरफुल रूलर। उस वक्त भाई साथ में भक्ति मूवमेंट बहुत चल रहा था, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट के वन ऑफ द आचार्य बित्तल नाथ, इनको अलाउड किया था दुर्गावती जी ने कि आप अपना एक पुष्टि मार्ग कल्ट हमारे यहाँ पे बना दीजिए, इट्स फाइन। ओके, इसको आप याद रखना। इससे आप क्या लिख सकते हो, देखो अगर प्रीलिम्स में आता है तो ईजिली है कि एक वर्ड ही आएगा, अगर मेंस में आता है कि भक्ति मूवमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन था, ये एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आचार्य बित्तलनाथ, या फिर ऐसे भी विट्ठल नाथ आप याद रख सकते हो, विट्ठल ईजिली याद रह जाएगा, ठीक है। हिंदी में थोड़ा विट्ठल को बोल जाओ विट्ठल। फिर भाई इन्होंने बनाए थे रिजर्वॉयर्स रानी ताल, चेरी ताल और अर्ध ताल। एट लास्ट इनकी डेथ हो गई थी जब वो मुग़ल सूबेदार अब्दुल मजीद खान के सामने लड़ रहे थे। ओके, हालांकि ऐसा बोला जाता है काफ़ी ब्रेवरी से लड़े थे, और इवन अकबर की जो क्रॉनिकल्स है जो कि अबू फजल ने लिखी हुई थी, उन्होंने भी इधर रानी दुर्गावती जी का मेंशन किया है कि भाई वो बहुत ही ब्रेव और पावरफुल थी। ओके, अब हम बड़ी न्यूज़ कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की साइंटिफिक फोरम के अंदर, जिनका मेन फोकस क्या था, एटम्स फॉर फूड, कि कैसे हम एटॉमिक एनर्जी को फूड सिक्योरिटी और फूड प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इन शॉर्ट देखो इसका मेन फोकस क्या है एटम्स फॉर फूड का, तो हमें भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है और फूड सिक्योरिटी को अच्छा करना है, रिड्यूस फूड लॉसेस करने हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, एसेट्रा एसेट्रा। इसका फायदा क्या होगा, तो
फूड सिक्योरिटी हमारी अच्छी हो जाएगी, जो हंगर ग्रो कर रहा है उस हंगर को हम टैकल कर पाएंगे, क्योंकि एज पर फावर रिपोर्ट कि 600 मिलियन पीपल क्रॉनिकली अननरिश्ड हो जाएंगे बाय 2030, और ऐसा ना हो तो हमारा ये काम फर्ज बनता है कि हम कुछ करें इसके बारे में। और साथ में बोलते हैं कि 2050 तक वर्ल्ड की जो भी पॉपुलेशन होगी उसमें से वन थर्ड वो डेवलपिंग कंट्रीज की होगी, और डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर वल्नरेबल टू हंगर एंड फूड सिक्योरिटी। ओके, चलिए देखते हैं फिर क्या क्या टेक्निक हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। देखिए कायदे से बिल्कुल काम का नहीं है, आपको नहीं पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या काम कर रही है, पर न्यूज में है इसलिए मैं बता देता हूँ ये काम का है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहने वाला है। एक काम कीजिए ना, सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या फायदा हो सकता है। तो भाई सबसे पहले तो आपने सुना ही होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। तो वैसे ही हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो इससे पहला पॉइंट क्या बन जाएगा भाई, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। फिर भाई जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं, पेस्ट होते हैं या फिर कोई डिजीज होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई जल्दी कर पाएंगे, साथ ही साथ उनका भाई प्रिस्क्राइब भी हम जल्दी कर पाएंगे, जल्दी से हम उसको ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, ये आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपको ठीक लगे। फिर अगेन यहाँ पे लाइफ स्टॉक की बात थी, तो अगेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को या फिर उनके न्यूट्रिशन लेवल को, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो भाई इट विल ऑल्सो बेनिफिशियल इन एनिमल हस्बेंड्री। मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, वो आप खुद लिख लेना। फिर दूसरे फालतू पॉइंट्स क्या आ सकते हैं भाई, फूड स्टोरेज प्रिजर्वेशन में ये काम कर सकता है, सॉइल की हेल्थ को बढ़ा सकता है, लिख ही लेता हूँ छोड़िए ना, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। फिर वही रिड्यूस, ये जो हम क्या यूज करते हैं, यूरिया एक्सेट्रा फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स, उसके यूज को ये कम कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि नैनो यूरिया जब से हमने बनाया, इफ्को ने बनाया नैनो यूरिया, तो हमें यूरिया का यूज बहुत कम करना पड़ता है, इवन प्रिसाइज भी होता है, कम यूज करो पर अच्छा यूज करो। तो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के यूज को आप कर्व कर सकते हो। और तो मेनली आप एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाओगे, केमिकल्स के यूज को आप और रिड्यूस कर पाओगे, बहुत कुछ हो सकता है। फिर इन सब से कॉम्प्रिहेंसिवली क्या फायदा होगा हमारा, तो फूड सिक्योरिटी हमारी आ जाएगी, और फूड सिक्योरिटी आ रही है तो क्या फायदा होगा, जो माल नरिशमेंट है उसको हम टैकल कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो फूड सिक्योरिटी, माल नरिशमेंट एसेट्रा एसेट्रा। अब देखो कायदे से और भी लंबा चौड़ा चल सकता है, बट कोई मतलब नहीं है इतना करने का, इतना काफी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिए कि बेनिफिट क्या हो सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इन एग्रीकल्चर। ओके, अभी कौन कौन सी टेक्निक बनाई है, देखो काम का है नहीं, ऐसे ही सुन लो। टेक्निक भाई सबसे पहले इरेडिकेशन टेक्निक, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर इंसेक्ट्स है उसको हम रिड्यूस या एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर फॉल आउट रेडियो न्यूक्लाइड, इसमें इन शॉर्ट क्या होता है कि सॉइल में कितना जल्दी इस सॉइल इरोजन होता है, या फिर कितना जल्दी सॉइल डिपोजिशन होता है, या फिर डिग्रेडेशन होता है। इन शॉर्ट सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन को हम मेजर करेंगे, ठीक है, और उसकी पैटर्न को एनालाइज करके कुछ डेटा सेट बनाएंगे कि भाई हाँ अगर ऐसा हुआ है तो हम ये करेंगे तो ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, वैसी कुछ टेक्निक। फिर है कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन सेंसर, इसमें ये क्या मेजर करते हैं कि किस सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर लेवल है, जितना अच्छा मॉइस्चर उतनी ज्यादा क्रॉप प्रोडक्टिविटी। फिर रेडियो इम्यूनो ऐसे, इसके अंदर क्या करेंगे, तो भाई हम एनिमल्स के हॉर्मोन्स को चेक करेंगे, उसका एक डेटा सेट बनाएंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग कोई इंसिमिनेशन करेंगे। इंसिमिनेशन मतलब कि किसी भी एनिमल में आप कोई स्पर्म डालते हो उसको बोलते हैं इंसिमिनेशन। तो आपके हार्मोन को वो पहले डिटेक्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ करेंगे। फिर स्टरलाइट इंसेक्ट टेक्निक, ये स्टरिलाइज्ड इंसेक्ट्स क्या होता है, तो किसी भी इंसेक्ट्स के अंदर हमने जो भी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है उसको हटा दिया हो। इन शॉर्ट ये ऐसा इंसेक्ट है जो आगे जाके कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइज्ड इंसेक्ट्स। इससे फायदा क्या होगा कि कोई इंसेक्ट्स है जो कि एग्रीकल्चर को नुकसान कर सकता है,
तो ऐसे इंसेक्ट्स को हमने पकड़ा और उसको स्टेरिलाइज कर दिया। अब ये इंसेक्ट किसी के साथ भी अगर मेटिंग करता है तो प्रोड्यूस तो करने ही नहीं वाला, तो इसकी फायदा क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी ऐसे इंसेक्ट्स की जो सही नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। ये हम ना मलेरिया को काउंटर करने के लिए मच्छरों में भी यूज करते हैं। ओके, फिर अदर टेक्नोलॉजी में नाइट्रोजन 15, इसकी मदद से हम मेजर करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना हो रहा है रूट्स के अंदर। और नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ठीक है ना। ये आप एक काम कीजिए, ये आपका होमवर्क ले लीजिए कि आपको ना नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लेना है आज। कोई भी वीडियो देख लेना, कहीं से भी देख लेना, खुद पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना। कौन सी एनसीईआरटी में अवेलेबल है? शायद ना क्लास 10 की एनसीईआरटी में ये है। ओके चलिए, इतना ही था, काफी है। टेक्नोलॉजी आपको पूछी नहीं जाने वाली है, फिर भी मैंने बता दिया कि हाँ भाई ऐसा कुछ हम करते हैं, ठीक है। ये स्टरलाइज याद रखना क्योंकि हम मच्छरों में और जगह भी काफी जगह यूज करते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू लेवरेज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनहेंस फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा किसान संपदा योजना, आपको ये पता है। फिर भारत ने भाई बनाया है खुद ही 42 हाई यील्डिंग सीड्स वैरायटी थ्रू गामा इरेडिएशन। और फिर बाक ने दूसरा बनाया है इरेडिएशन फैसिलिटीज एट वाशी एंड नासिक इन महाराष्ट्र। इन शॉर्ट क्या है भाई, तो जो भी सीड है ना वो हाई यील्ड वाले हैं, कि जो नॉर्मली कोई एक सीड से 10 किलो अनाज उगता है तो इस सीड से 15 किलो उग जाएगा, हाई यील्ड वाले हैं। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बाकी देखो बकवास है, ऐसे ही जल्दी जल्दी देख लेते हम। हाँ इसको देख लीजिए, ये थोड़ा सा है काम का, कि भाई वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने रिपोर्ट रिलीज की है बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, किसके रिलेटेड है? तो ये पीपीपी मॉडल के रिलेटेड काम करती है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चीज क्या है, ठीक है। तो जिधर भी पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज दोनों साथ में मिलकर काम करे, दोनों पार्टनरशिप करे, उसको हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं। ये मॉडल काफी फेमस है क्योंकि होता क्या है, इसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं यूजुअली, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करती है, और जो भी कंट्रोल रहता है रिसोर्स प्रोवाइड करना एक्सेट्रा वो गवर्नमेंट देख लेती है, या फिर ओवरसी मैकेनिज्म गवर्नमेंट देख लेती है। दोनों फिर प्रॉफिट जो भी होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। इससे किसी भी एक पार्टी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। ओके, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क हम देख लेते हैं, ये कुछ काम का है नहीं ज्यादा, इसलिए जो है उसको देखते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या हमारा एग्जिस्टिंग, तो सबसे पहले तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये जो भी पब्लिक पार्टनरशिप की पॉलिसी मेकिंग है उसके रिलेटेड काम करता है, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट। फिर पीपीपी वर्टिकल अंदर नीति आयोग, तो ये भी सेम पॉलिसी मेकिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करता है पीपीपी के डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, नॉर्मल सब बात है। ओके, फिर एक्चुअली जो आपको याद रखना है, केलकर कमेटी की रिपोर्ट पीपीपी मॉडल के ऊपर, पीपीपी ये काम का है, ठीक है ना। ये शायद ना पीपीपी एक पीवाईक्यू आ गया था, और वहां पे अगर ये लिखते आते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं हमें। केलकर कमेटी की रिपोर्ट याद रख लेना, केलकर कमेटी इज रिलेटेड टू पीपीपी मॉडल। ओके, क्या क्या बोला है केलकर जी ने? तो भाई सबसे पहले तो हमें इस्टेब्लिश करना है इंडिपेंडेंट सेक्टोरल रेगुलेटर्स, क्योंकि देखो सेक्टर वाइज रेगुलेटर होंगे तो इजीली पीपी अपना काम कर पाएगा ना, जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो इजीली काम कर पाएंगे। कि समझ लीजिए एग्जांपल की कोई रोड का काम कर रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलरली रोड के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, रेलवे का है तो रेलवे के लिए, इन शॉर्ट इजी काम कर देगा आपका, ठीक है। तो जिधर जो काम होगा वही उसका रेगुलेटर होगा। फिर डिस्करेज करना है अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स क्या होते हैं? समझ लीजिए कि कुछ काम करना है, एग्जाम्पल लेते हैं रोड बनाना है, अभी गवर्नमेंट ने तो बोला नहीं है कि भाई इसके लिए आप कोई बिडिंग कीजिए या प्राइवेट पार्टनरशिप को बुलाइए ये वो एक्सेट्रा। अभी सामने से ही ये कोई प्रपोजल लेके कोई एक प्राइवेट फर्म आ जाती है कि ये लो मैं इसको बना के दे दूंगा, तो वो होता है अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, कि अगर किसी को बता ही नहीं था तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आ गई। इसलिए ऐसा होता है ना, तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठते हैं कि हो सकता है जो ऑफिसर होगा उन्होंने ये लीक किया होगा और फिर ये सामने से आगे बनाने के लिए कि सबसे पहले हम ले लेते हैं। और ये भाई स्विस मॉडल क्या, स्विस चैलेंज क्या बोला गया है? तो स्विस चैलेंज ना इट इज मॉडल ऑफ पीपीपी पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये जो अपने भी प्रपोजल जाता है ना कि बिडिंग जो भी होती है कि भाई कौन सा प्राइवेट प्लेयर आके ये काम करेगा,
वो जो चैलेंज होता, सॉरी, वो जो मॉडल है वो स्विस मॉडल है, स्विस चैलेंज मॉडल है, ठीक है, उसका नाम ही स्विस चैलेंज है कि सारे प्राइवेट प्लेयर को बोल देना कि भाई जिसको करना है वो आ जाइए और बिडिंग कीजिए, जो अच्छा होगा फिर उसके वो हम दे देंगे कामकाज। ओके, तो ये याद रखना है, ठीक है। स्विस चैलेंज किसके साथ कने रिलेटेड है, तो पीपीपी के साथ रिलेटेड है, और उसके अंदर ही ये आता है अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स। ओके, फिर एट लास्ट इस्टेब्लिश करना है हमें नेशनल फैसिलिटेशन कमेटी। इसका काम क्या होगा, तो भाई जो भी डिस्प्यूट आती है उसको टाइमली रिजॉल्व कर देना और टाइमली क्लियरेंसेस दे देना, दैट्स इट। तो 3 रिकमेंडेशन हम याद रखेंगे, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाने हैं, एक अनसॉलिसिटेड प्रपोजल को डिस्करेज करना है, एंड एट लास्ट नेशनल फैसिलिटेशन कमेटी बनानी है। ओके, देखो रिपीट होने के चांसेस कम है, बट उसके जैसा कुछ दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो हो सकता है हमें ये काम आए, ठीक है। इसलिए इट इज पार्ट ऑफ पीवाईक्यू थीम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये अरे रिपोर्ट में क्या काम का था, कुछ काम का नहीं था, हटाओ, ऊपर से ही देख लेते हैं। तो भाई पब्लिक फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम की ओनली 19 जितनी इकोनॉमीज है जहाँ पे बजटिंग रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ठीक से होता है, ओके हटा दीजिए। फिर मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन ओनली 37 इकोनॉमीज है जहाँ पे लिंक टू परफॉर्मेंस हमें देखा जाता है, पेमेंट लिंक परफॉर्मेंस की, जो भी अच्छा काम किया उसके अकॉर्डिंग ही पैसा दिया जाएगा, हटाइए। फिर री नेगोशिएशन ऑफ पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट भी हमें करना है 90% जितनी सर्विस की इकोनॉमिक्स की, और पता चला कि भाई रिस्क अलोकेशन काफी एड्रेस नहीं होता है, ठीक है, उधर काफी जरूरत है चेंजेस की। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है हमें नहीं याद रखना है, इसी को भी चैलेंजेस क्या क्या है वो याद रख लीजिए। सॉरी, चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहला फाइनेंशियल चैलेंजेस है कि सबसे पहले तो पैसा ठीक से दिया नहीं जाता है, और दिया जाता है तो प्रोजेक्ट में काफी डिले हो जाता है, एटसेट्रा। और फिर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ना ठीक से हो नहीं पाता, यह टर्म आप याद रख लेना, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पुरानी चीज होगी ना उसको तोड़ फोड़ देना और उससे कुछ क्रिएटिव नई अच्छी चीज बनाना जो इकोनॉमी के लिए काम करे, दैट्स इट, यही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो ये ठीक से हो नहीं पाता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। फिर क्या है, तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन गैप भी है, हम ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक है, रेगुलेशन इतना ज्यादा टाइट कर देते हैं या फिर इतना लूज कर देते हैं कि दोनों चीज में हमें नुकसान ही होता है। एंड फिर कैपेसिटी एंड प्रोसीजर चैलेंजेस भी है, सच एज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, कोई भी चीज का क्लियरेंस अगर हम दे रहे हैं तो उसका क्या एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है उसको ठीक से असेस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग दीजिए, दैट्स इट। ये सब बकवास था, हमें मेन यही याद रखना है, केलकर कमेटी की रिपोर्ट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है वो, ठीक है। फिर ऊपर देख लीजिए केयर एज, तो बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ठीक है, ये इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसको ग्लोबल इकोनॉमिक्स को क्रेडिट करने का राइट मिल गया है। अभी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, तो समझ लीजिए जैसे पर्सन का क्रेडिट स्कोर होता है ना, कि इसने जो भी लोन ली या नहीं ली उसको टाइमली चुकाया नहीं चुकाया, वो सब क्रेडिट स्कोर देखा था। एग्जांपल ले लेते हैं कि समझ लीजिए कि मैंने कोई एक लोन ली है, ठीक है, 100 रुपये की लोन ली है, अगर मैं उसको टाइमली चुका देता हूँ तो मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर 0 से लेकर 1000 तक होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि 700 से ऊपर चला जाएगा मेरा क्रेडिट स्कोर। अभी समझ लीजिए मैंने कोई लोन ली और उसकी ईएमआई मेरी बाउंस हो गई, मैं नहीं भर पा रहा हूँ, तो मेरा क्रेडिट स्कोर घट जाएगा, समझ लीजिए 500 हो गया। तो अभी इन फ्यूचर किसी भी कंपनी का किसी भी बैंक को मुझे लोन देनी है तो सिर्फ मेरा क्रेडिट स्कोर देखेंगे कि ये भाई कैसा काम किया है पास्ट में। क्रेडिट स्कोर अच्छा तो आपको लोन अच्छी मिल जाएगी, नहीं अच्छा तो लोन नहीं मिल पाएगी, दैट्स इट। अभी सेम काम अगर पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर देखा जाए कि कोई कंट्री की कितनी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है या बुरी है, उसको हम बोलते हैं सोवेरिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और ये क्रेडिट रेटिंग किसको प्रोवाइड करती है, पूरी की पूरी कंट्री को प्रोवाइड करती है, दैट्स इट। अभी के लिए इंडिया में कौन कौन सी काम कर रही है, हाँ ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन सबको कौन रेगुलेट करता है, ये भी पीवाईक्यू का पार्ट है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पीवाईक्यू का पार्ट है, 2022 में शायद पूछा गया था। इसको कौन भाई रेगुलेट करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो क्रिसिल, इकरा, केयर, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम है। अभी वैसे ही इंडिया की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एज, जो भी इंटरनेशनली ग्लोबली इकोनॉमीज़ को रेट कर रही है, दैट्स इट, यही काम का है, ठीक है। अभी हमारी इंडिया की क्यों ज़रूरत है, तो देखो यूएस बेस्ड जो है ना वो काफ़ी फेमस है, जैसे कि S&P, मूडी और फिच। अगर आप शेयर मार्केट या किधर से भी इन शॉर्ट इकोनॉमी की नॉलेज रखते हो तो आपको नहीं इनका नाम सुना ही सुना होगा, ये काफ़ी फेमस है और ये पूरे वर्ल्ड में सबको देती रहती है कि भाई अफ्रीका की इतनी, इंडिया की इतनी, चाइना की इतनी क्रेडिट रेटिंग देती रहती है। बट इसमें ना कुछ दिक्कत है
क्योंकि कई बार बोला जाता है कि ये बायस हो जाती है, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ होती है उसको ये ज़्यादा अच्छा बताती है, जो एशियन होती है उसको ये ज़्यादा बुरा बताती है। इसलिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये कैसे काम करते हैं किसी को नहीं पता है। फिर इनएडुक्वेट भी है, क्योंकि ठीक से कैप्चर करते ही नहीं है मेरे इंडिया के फंडामेंटल्स। आप खुद सोचिए, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ना ही अभी हमारे पास कोई अभी तक डिफ़ॉल्ट की हिस्ट्री है कि कभी ऐसा हुआ हो कि हमने किसी से पैसा लिया और नहीं दिया हो, बट फिर भी हमारी जो रेटिंग है वो लो है। तो ये तो भाई बायसनेस है। जबकि आप दूसरे देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, 50 कंट्री आपको मिल जाएगी जो डिफ़ॉल्ट हो चुकी थी, बट उनकी रेटिंग हमसे भी अच्छी है। तो ये बायसनेस दिखाता है। इसीलिए हमें पता है, हमने सोचा कि यार अपनी खुद बनाते हैं और हम खुद रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये भाई सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CareEdge है, जो कि इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके, फिर इधर देख लीजिए, ये बकवास न्यूज़ है यहाँ पे फिर भी, कि सैमसंग के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं। तो वही बताया हुआ है कि भाई इस स्ट्राइक से क्या क्या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले स्ट्राइक पे क्यों है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा कोई यूनियन बनाइए, फिर हमारी सैलरी है उसको थोड़ी सी हाइक कीजिए, और जो वर्किंग आवर्स है उसको 8 घंटे कीजिए। अभी बार घंटे के ऊपर काम करना पड़ता है। ओके, न्यूज़ में आपने देखा होगा ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। अभी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हमारे लिए काम का है। सबसे पहले भाई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वही इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार ऐसा ही हुआ था कि नोकिया जो कंपनी थी उसकी बहुत लंबी स्ट्राइक चली थी। आखिर में नोकिया ने क्या किया, वो इंडिया से ही चले गए और चाइना में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया। हालांकि फिर नोकिया ही ख़त्म हो गया, बट फिर भी हमें देखने को तो मिला था ना कि भाई ऐसा करते हैं तो चांसेस है कि कंपनी अपना हेडक्वार्टर ही शिफ्ट कर ले, कि भाई इधर इतनी सारी दिक्कत आ रही है कि चलो दूसरी जगह। फिर लेबर पे भी इम्पैक्ट है कि भाई आप स्ट्राइक कर रहे हो तो उस वक्त आपके वेजेस लॉस हो रहे हैं ना, क्या उस दिन की पगार आपको मिलेगी? डेफिनेटली नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जॉब इनसिक्योरिटीज़ भी है कि कंपनी बोल दे कि यार ये लोग बहुत स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको हटा दो, निकाल ही दो। और फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट है, जैसे कि साउथ कोरिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, ठीक है। अगर ऐसा इम्पैक्ट, अभी साउथ कोरिया की कंपनी ही है सैमसंग, और अगर सैमसंग के साथ हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो साउथ कोरिया को लगेगा ना कि यार हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है और हमारी कंपनी तो ये हालत है, तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में थोड़ा सा रिव्यू करके चेंजेस ला देने चाहिए। तो ये भी अच्छा नहीं है। तो स्ट्राइक के भी 3 इम्पैक्ट हो सकते हैं, मेन 3 इम्पैक्ट। ये 3 प्लेयर हैं और तीनों के ऊपर इम्पैक्ट, एक गवर्नमेंट है प्लेयर, एक लेबर है प्लेयर, और तीसरा एक मैन्युफैक्चरर है प्लेयर। एथिक्स के पेपर में आपको ये काम आ सकता है पॉइंट्स। ओके, मेजर्स क्या क्या हमने रिजोल्यूशन करने के लिए, तो भाई पहले तो क्लियर लॉज हमें लाने चाहिए कि कैसे, और स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बतानी चाहिए। सॉरी, स्पेशल नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हटाइए, जो भी हो मैन्युफैक्चरर और वर्कर्स के लिए होनी चाहिए। फिर रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को और हमने अच्छा करना चाहिए, इंडस्ट्री वाइड पॉलिसी बनानी चाहिए। इंडस्ट्री को भी लेजिटिमेट कंसर्न जो भी हो वर्कर के वो टैकल करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कामकाज करना चाहिए। और एट लास्ट हमें फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए कि कोई भी लेबर और मैन्युफैक्चरर बीच में डिस्प्यूट आता है तो उसको हम कितनी जल्दी और कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सब बातें थी, आपको बस जनरल आइडिया लेना है कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। ओके, अभी लास्ट है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। देखो इससे पहले हमारा चला है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001, फिर खेलो इंडिया स्कीम चला है, फिर टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम चला है। इसी के इनलाइन हमारा नया इनिशिएटिव है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। इसमें हम क्या एम रखते हैं कि जो भी हमारा पोटेंशियल है उसको हार्नेस करें और जो भी चैलेंजेस है उसको टैकल करते हुए अपने स्पोर्ट्स सेक्टर में हम और आगे बढ़ें। दैट्स इट। और देखो स्पोर्ट्स के लिए ना हमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, अभी के लिए हम इतना आगे हैं नहीं। आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में सबसे यंग पॉपुलेशन इंडिया में है, सबसे ज़्यादा यूथ, इसलिए इंडिया को यूथ कंट्री बोला जाता है। 15 से लेकर 29 तक की यूथ सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है। फिर भी हम अगर हिस्ट्री देखें कि गोल्ड कौन सबसे ज़्यादा लेके आता है तो इंडिया का नाम उसमें टॉप 10 में भी नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके पास यूथ है तो आपके पास पोटेंशियल तो हाई है, बट उतना लेवरेज आपने किया नहीं है, तो इसको भी लेवरेज करो। शायद ये पॉलिसी कुछ कर दे, अभी लेके आए हम, ठीक है। इसका मेन विजन क्या है, तो स्पोर्ट्स फॉर नेशनल बिल्डिंग विच इज़ इन लाइन विथ आवर प्रिंसिपल विकसित भारत। ओके, 5 इसके पिलर्स हैं मेन कि भाई एक्सेलेंस हमें लाना है एट ग्लोबल स्टेज इन स्पोर्ट्स, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा। फिर स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, कि जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्रीज़ है उसको हमें बूस्ट करना है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज़्म। अभी खुद सोचिए आप कि अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो सारे टूरिस्ट इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। इवन जो 22 में वर्ल्ड कप जो हमारा था, सॉरी 23 में जो हमारा वर्ल्ड कप था,
अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आप सोचिए वो होटल्स की टिकट जो थी वो 3-3 लाख में सॉरी, होटल्स की टिकट नहीं, होटल्स की जो बुकिंग थी वो 3-3 लाख में बिक रही थी। आप सोचिए इस टूरिज़्म से इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हुआ, बेहतरीन। फिर आगे सोशल डेवलपमेंट, यस, ये इंक्लूसिव आपको ग्रोथ प्रोवाइड करेगा विथ एजुकेशन। ओके, फिर स्पोर्ट्स अ पीपल्स मूवमेंट, ये आपको फिजिकल एजुकेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि भाई हेल्थ आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप इस्टेब्लिशिंग नेशनल फिटनेस रैंकिंग और इंडेक्सेशन सिस्टम लेके आ सकते हैं कि भाई हाँ इतना हेल्थ अच्छा है हमारा। और फिर हार्मोनाइज करना है हमें नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 को विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, कि भाई एजुकेशन के साथ साथ आप स्पोर्ट्स को भी बढ़ाइए, तभी जाके इंडिया हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव ग्रोथ पा सकता है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इतना ही था, कुछ छूट तो नहीं गया है मेरे ख्याल से, यस कुछ नहीं छूटा है। और ये बड़ी न्यूज़ में इतना आज यार काम का था भी नहीं, इसलिए मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की, ऊपर से मैं लेट हो चुका था। अब खुद देखिए रात को 12 बजे जो वीडियो आने वाली थी वो अभी दिन के 12 बजे आ रही है। मैं अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे लेट हूँ, बट ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज थोड़ी सी क्वालिटी वीक है तो काइंडली इग्नोर इट। और ये क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बिकॉज यू ऑल आर लेकिंग इन आंसर राइटिंग। अटेम्प्ट कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, बाकी इम्प्रूव होने के कोई चांसेस है नहीं, ठीक है। और इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि यस आपको रिटेंशन है और आपको पता चल गया था। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।